हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस में धर्मेंद्र गोस्वामी। जैसा पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस करें आपका लीगल एप्टीट्यूड या फिर लीगल स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करें। जानते रहिए इससे पहले कई पार्ट आपको दिए जा चुके हैं। इसमें जो भी क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं जानते रहिएगा, आप चाहे एलएलबी के लिए अप्लाई किया हो या आपने बीए एलएलबी के लिए, चाहे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर किसी स्टेट यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए आपने अगर अप्लाई कर रखा है बीए या बीए एलएलबी के लिए, ये कॉमन पेपर है जो आप सभी को पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करना हम शुरू करते हैं। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। तो देखिए मौलिक अधिकार ऑप्शन क्या दिया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समता का अधिकार, हड़ताल करने का अधिकार या फिर संगम या संघ बनाने का अधिकार। तो याद रखिएगा जो हड़ताल करने का अधिकार है ना, ये इसे मौलिक अधिकार में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ सी राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, अगर ये क्वेश्चन ये होता कि इनमें से कौन कौन मौलिक अधिकार हैं जो हमें दिए गए हैं, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार भी है, समता या समानता का अधिकार और संगम या संघ बनाने का अधिकार ये हमें मिले हैं। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में विधि शासन का प्रावधान मुख्यतः निम्नलिखित अनुच्छेद में किया गया है। तो कह रहा है भारतीय संविधान में जो विधि शासन का जो प्रावधान किया गया है वो किस अनुच्छेद में किया गया है। तो याद रखिए ये किया गया है अनुच्छेद 14 में, और अनुच्छेद 14 की बात देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ ए राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना कि भारतीय संविधान में विधि शासन का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 14 में है। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। मतलब सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 हमारा ये हो गया, सूची 2 ये हो गया, अब इसमें मिलान करना है। ठीक, अब देखिए इनमें जो भी ऑप्शन दिए गए हैं 1 2 3 4 5, अब इसमें देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया है 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, तो हम सभी को पता है कि 26 जनवरी 1950 को जो हुआ था इसे हम क्या बोलते हैं, गणतंत्र दिवस बोलते हैं। तो इसको गणतंत्र दिवस से हम मैच करा देंगे। फिर आ गया अनुच्छेद, देखिए यहाँ पे आया है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 368 जो है ना, इसका जो संबंध है ना, ये है संविधान की संशोधन प्रक्रिया। जो संविधान में संशोधन जो प्रक्रिया होनी है, कैसी होनी है, ये कहाँ मिलता है, ये अनुच्छेद 368 में हमें देखने को मिलता है। सी ऑप्शन में देखिए है जिस संविधान में, अब देखिए जिस संविधान में, ये अधूरा है, इसमें होना क्या चाहिए था, इसमें होना चाहिए था जिस संविधान में संशोधन प्रक्रिया मुश्किल हो या कठिन हो, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कठोर संविधान। ठीक, कठोर इसे बोलते हैं। तो ये अधूरा है क्वेश्चन, इसमें होना चाहिए था जिस संविधान में संशोधन प्रक्रिया मुश्किल हो या कठोर हो, उसे हम कठोर बोलते हैं। ठीक, और नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि लघु संविधान संशोधन की प्रक्रिया मुश्किल हो, यह बात किसमें कही गई है, तो यह बात बोली गई है आपका 42वें संविधान संशोधन में। तो 42वां संविधान संशोधन की बात देखिए है ऑप्शन नंबर 2 में, तो हमारा 2 मैच कर जाएगा। अब एक ही ऑप्शन बच रहा है ई का, क्या है, दल बदल विरोध कानून। जो दल बदल विरोध कानून है ये कौन सी धारा या कौन से संविधान संशोधन में है, तो ये आपका है, आपका ऑप्शन नंबर जो हमारा ए आया है 52वें संशोधन में। 52वें संशोधन में ये बोला गया है, तो इसको इसमें मैच करा देंगे। तो यहाँ देखिए ये मैच कर गया है। अब इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे देखिए आया है कूट दिया गया है, तो कूट कौन सा सही होगा, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो कूट अगर देखेंगे, थोड़ा सा इसको जूम थोड़ा सा कम कर दे रहे हैं, अब इसमें एक साथ सब आ जाएंगे। देखिए अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो इन सारे ऑप्शन जो मिल गए, देखिए ए को किससे मिलाया गया है 3 से, तो ए को 3 की बात देखा जाए तो यही ऑप्शन नंबर हमारा जो ए ऑप्शन है ना, इसी को हम टिक कर देंगे कि ए का मिलान किससे किया गया है 3 से। फिर बी का मिलान किससे किया गया है, बी का मिलान किया गया है यहाँ पे, सॉरी ये इसमें नहीं आएगा, बी मिल गया आपका 4 से, सी मिल गया आपका 5 से, और डी मिल गया 2 से, और ई मिल गया यहाँ पे 1 से। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो ए होगा ना, हम ए को यहाँ पे राइट आंसर मान लेंगे। फिर आ जाएंगे देखिए अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फिर से अगेन आ गया सूची मैच कराने के लिए, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दे, जूम इन कर दे रहे हैं थोड़ा सा, और ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन दिखाई दे। तो चलिए अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 से सूची 2 को क्या हमें सुमेलित करना है। फिर देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या आया है, देखिए ऑप्शन ए में आया है भारतीय संविधान लिखने के लिए, भारतीय संविधान लिखने के लिए एक सभा का जो गठन किया गया था उसे हमने क्या कहा, तो याद देखिए उसे बोला गया था संविधान सभा। संविधान सभा द्वारा संविधान लिखने के लिए एक सभा का गठन किया गया था, इसलिए संविधान सभा में इसको मैच करा देंगे। फिर अगला सेकंड कह रहा है कि भारतीय संविधान में, देखिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का अध्ययन ये कहाँ पे हमें मिल रहा है, तो याद रखिएगा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का जो अध्ययन, मतलब ये जो मौलिक अधिकार लिए गए हैं ये हमारे लिए गए हैं, याद रखिएगा अमेरिका के संविधान से, इसलिए इसको हम अमेरिका से मैच करा देंगे। फिर ऑप्शन सी कह रहा है कि भारतीय संघ राज्यों का समूह है, यह जो बात बताई गई है कहाँ से, तो याद रखिएगा ये जो है
यह लिया गया है कनाडा के संविधान से। तो कनाडा यहाँ हम मैच करा देंगे। तो आपको याद रखना है कि भारतीय संघ राज्यों का समूह है, यह जो लिया गया है यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। फिर अगला देखिए ऑप्शन डी कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य की नीति के नीति निर्देशक जो तत्व हैं, याद रखिएगा ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। तो आयरलैंड देखिए आया है ऑप्शन नंबर 5 में। और फिर देखिए हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, यहाँ जो है 42वां संविधान संशोधन जो है इसमें क्या बात बताई गई है, तो ये संबंधित है हमारे मौलिक कर्तव्य से। ठीक, तो ये सारे मैच ऑप्शन हो गए हैं। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम कूट देखें तो कूट वर्ड जो यहाँ दिया गया है, थोड़ा सा इसको फिर से कर देंगे, थोड़ा सा जूम कर देंगे, जूम इन कर दिया। हाँ देखिए अब इसमें देखिए ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो अगर आप ध्यान से देखें हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा ना, अगेन ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारा जो आ गया ए, अगर देखें तो इसमें आप मैच करा सकते हैं। देखिए ए को मिलाया गया है 3 से, बी को मिलाया गया 1 से, सी को मिलाया गया 2 से, डी को मिलाया गया 5 से और ई को मिलाया गया 4 से। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो ए होगा ना, ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कथन क्या कह रहा है, उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय, उच्चतम जो न्यायालय है उन्होंने विनिश्चय किया है कि इच्छा मृत्यु है वो भारत में वैध नहीं है। तो बिल्कुल सही है कि जो इच्छा मृत्यु है वो भारत में वैध नहीं है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि ऑप्शन कारण क्या है, इसका कारण क्या बताया गया कि जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार सम्मिलित नहीं है। तो ये भी बिल्कुल सही है। उच्चतम न्यायालय ने जो आदेश दिया है उन्होंने, या जो भी नियम कानून बनाए गए उसमें ये बताया गया कि जो इच्छा मृत्यु है वो भारत में वैध नहीं होगा। और दूसरा क्या उन्होंने बोला कि उसका तर्क क्या दिया गया कि जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार बिल्कुल भी सम्मिलित नहीं किया गया है। इसलिए दोनों ऑप्शन हमारे क्या है, सही हैं। जिनको नहीं पता है इच्छा मृत्यु क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा बीमारी से बहुत ज़्यादा पीड़ित है, बहुत ज़्यादा है, उसको लग रहा है कि अब उसके ठीक होने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है और उसे लग रहा है कि जिंदा रहने से अच्छा मेरी मृत्यु हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और जो इंसान अपनी खुद की इच्छा से अपनी मृत्यु को मांगता है या डॉक्टर से कह देता है मुझे कोई पॉइजनस इंजेक्शन लगा दीजिए या कुछ भी कर दीजिए ऐसा कि मेरी मृत्यु हो जाए, तो जो अपनी इच्छा से कोई इंसान अपनी मृत्यु मांगता है उसको बोलते हैं इच्छा मृत्यु। ठीक, तो कह रहे हैं कि भारत में जो है इच्छा मृत्यु का कोई प्रावधान नहीं है। और क्यों, क्योंकि कोर्ट ने यह कहा है कि जीवन का अधिकार में मृत्यु का अधिकार सम्मिलित नहीं है। तो अब ये कथन हो गया, कारण हो गया, तो इन तीनों ऑप्शन में हमें देखना है सही ऑप्शन क्या होगा। देखिए ऑप्शन ए में है कि ए और आर दोनों सही है। तो बात तो सही है कि दोनों सही हैं। उच्चतम न्यायालय ने क्या है, मृत्यु जो इच्छा मृत्यु जो है वैध भारत में नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने कहा है। और फिर बाद में क्या कह रहा है कि आर, ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ना ए का स्पष्टीकरण है। तो बिल्कुल है कि न्यायालय ने रोका है, क्यों रोका है उसका स्पष्टीकरण देते हुए कोर्ट ने कहा था कि जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार सम्मिलित नहीं है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो ए होगा ना, ए हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है ना ए का स्पष्टीकरण है कि क्यों रोका गया, क्योंकि जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं किया गया है, उन्होंने स्पष्टीकरण दिया था। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो ए होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। देखिए ऑप्शन ए में है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन बी है समता का अधिकार, ऑप्शन सी में है समस्त नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, या फिर ऑप्शन डी में है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो याद देखिए इन चारों की बात करें, जो मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है वह समस्त नागरिकों को निःशुल्क विधिक जो सहायता का अधिकार है ये मूल अधिकार में सम्मिलित नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ सी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यही क्वेश्चन होता है कि कौन कौन इनमें से मूल अधिकार की श्रेणी में आते हैं। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, समता का अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये हमारा मूल अधिकार है। ठीक, जो संविधान ने तो हमें दिया है। अब आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोत्तम उत्तर दीजिए। इसका मतलब कि सभी जो आंसर दिए गए हैं इन सही में सभी, चूंकि अनुच्छेद सब 14 से ही रिलेटेड हैं तो कहीं ना कहीं सभी तो सही होंगे, लेकिन उनमें से ज्यादा सही कौन है जो एग्जैक्ट टू द पॉइंट बात करता है। तो देखिए ऑप्शन ए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समानता के अधिकार की गारंटी दी गई है। जो समानता के अधिकार की गारंटी दी गई है वो तो देखिए अनुच्छेद सब में 14 की बात की गई, तो ठीक है 14 तो सही है, लेकिन 14 में कौन से, कहां से कब से कब तक, मतलब कहां से अनुच्छेद, किस से अनुच्छेद से लेकर कहां तक दिया गया है। तो याद रखिएगा समता का जो अधिकार दिया गया है ना, जो गारंटी दी गई ये अनुच्छेद 14 से 18 के बीच दी गई। 14 से लेकर 18 जो अनुच्छेद है उसके द्वारा दी गई है हमें समानता का अधिकार। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ ए राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि समानता का जो अधिकार दिया गया है वो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में जो भी प्रावधान किए गए उसमें हमें दिए गए हैं। ठीक, अब आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समता और स्वेच्छाचारिता, जो समता और स्वेच्छाचारिता है एक दूसरे
दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। कह रहे हैं निम्न मामलों में से किसमें यह कहा गया, किसमें ये कहा गया है? तो याद रखिएगा, समता और जो स्वेच्छाचारिता है ये एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। यह जिस मामले में कहा गया था या जिस केस में कहा गया था वह है मेनका गांधी बनाम भारत संघ। और मेनका गांधी बनाम भारत संघ की बात देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारे यहाँ बी राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि समता और स्वेच्छाचारिता एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। यह जिस मामले में बोला गया था वह है मेनका गांधी बनाम भारत संघ, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। फिर आते हैं, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में बहुमत का निर्णय किसने दिया? तो याद रखिएगा, इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में बहुमत का जो निर्णय दिया था वो दिया था मुख्य न्यायमूर्ति कानिया जी ने। और मुख्य न्यायमूर्ति कानिया दिखे हैं ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ बी राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में बहुमत का जो निर्णय दिया था वो मुख्य न्यायमूर्ति कानिया जी ने दिया था। ठीक, ऑप्शन, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। फिर आ जाएंगे, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्रोन्नति स्तर पर आरक्षण का लाभ निम्नलिखित में किस आधार पर दिया जा सकता है? तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्रोन्नत स्तर पर आरक्षण का लाभ कह रहे हैं निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अनुसार या आधार पर दिया जा सकता है? तो रागिए कि वो याद रखिएगा अनुच्छेद है अनुच्छेद 16 का 4 का क, और उस अनुच्छेद 16 के 4 का क की बात आई है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ ए राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्रोन्नत स्तर पर आरक्षण का लाभ अनुच्छेद 16 के 4 के क के आधार पर दिया जा सकता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ ए राइट आंसर रहेगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के 4 के अंतर्गत आरक्षण किया जा सकता है। तो क्या आरक्षण किया जा सकता है? तो याद रखिएगा, कार्यपालिका के आदेश द्वारा भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के 4 के अंतर्गत आरक्षण किया जा सकता है। और कार्यपालिका की बात देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ बी राइट आंसर रहेगा। आपको याद रखना है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के 4 के अंतर्गत आरक्षण जो किया जा सकता है वो कार्यपालिका के आदेश द्वारा भी किया जा सकता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पिछड़े वर्ग के विनिश्चय में जाति सुसंगत है और इसे प्रमुख आधार बनाया जा सकता है, ये हमारा राइट आंसर रहेगा। तो आपको याद रखना है कि पिछड़े वर्ग के विनिश्चय में जाति सुसंगत है और इसे प्रमुख आधार बनाया जा सकता है। और बाकी जो भी ऑप्शन और भी हैं आप उसको चाहे वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, बट हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इसलिए हम यहाँ ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। फिर आ जाएंगे, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शिक्षण संस्थाओं में पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण अनुज्ञेय है। तो मतलब कौन से संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत जो शिक्षण जो संस्थाएं हैं उसमें पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी हो गया, अनुसूचित जाति हो गई, उसके पक्ष में जो स्थान आरक्षित हैं वो किस संविधान के अनुच्छेद के अनुसार है? तो याद देखिए वो है संविधान के अनुच्छेद 15 का 4 से, और संविधान के 15 के 4 की बात देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि शिक्षण संस्थाओं में पिछड़े वर्ग जिसे ओबीसी हम कहते हैं तथा अनुसूचित जातियों के पक्ष में स्थानों का जो आरक्षण है वो संविधान के अनुच्छेद 15 के 4 में बताई गई ये बातें। ठीक, फिर आ जाएंगे, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सही उत्तर को इंगित कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 16 के 4 के क को प्रोन्नति स्तर पर आरक्षण की अनुमति देता है, तो किसे देता है? तो याद रखना है आपको कि संविधान का जो अनुच्छेद है ना 16 का 4 का ए, ये प्रोन्नत स्तर पर जो आरक्षण की अनुमति देता है ये देता है केवल और केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए संविधान का जो अनुच्छेद 16 के 4 का जो क है ये प्रोन्नत स्तर पर आरक्षण की अनुमति देता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो यहाँ सी होगा, सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन फिर से यहाँ मैच कराने के लिए आ गया है। कह रहे सही सूची क्या करना है, हमें सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है, सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को हमें ज्ञात करना है। तो सूची 1 हमारा ये हो गया, सूची 2 हमारा ये हो गया, अब हमें मिलान करना है। ठीक,
देखिए ऑप्शन ए आया है यहाँ पे इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। ये जो है, ये जो वाद हुआ था, ये भी था, ये किससे रिलेटेड है? तो याद रखिए कि ये रिलेटेड है पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण से संबंधित है ये केस। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ जो है किससे रिलेटेड है? पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण से। तो इसलिए इसको हम इससे मैच करा देंगे 4 से। अगला ऑप्शन देखिए कह रहा है ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज। ये किससे संबंधित है? तो याद रखिए ये संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर जो 3 आया है, प्राण एवं दैहिक बनाम आंध्र प्रदेश राज्य स्वतंत्रता का अधिकारी। ये इस केस से संबंधित है। फिर देखिए अगला ऑप्शन कह रहा है कि एस नारायण जो है ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है धार्मिक स्वतंत्रता से। ठीक। और फिर आया है ऑप्शन नंबर डी है भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य। ये किससे संबंधित है? तो एक ही ऑप्शन हमारा बच रहा है, वो है आच्छादन का सिद्धांत। ये इससे संबंधित है। ठीक। तो अब इन सभी को इसमें मैच करा दिया गया। इस मैच कराए हुए अगर ऑप्शन को अगर हम देखें कौन सा ऑप्शन जाएगा, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये आएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर जो सी हमारा है ना, इसमें अगर देखें ए को मैच कराया गया 4 से, बी को मैच कराया गया है 3 से, सी को मैच कराया गया है यहाँ पे 2 से, और डी को मैच कराया गया है 1 से। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ जो रहेगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा का मूलाधिकार है। तो जो शिक्षा का जो मूलाधिकार है वो क्या है या किस संविधान के अनुच्छेद से संबंधित है? तो याद रखिएगा शिक्षा का जो मूल अधिकार या मूलाधिकार है ये संबंधित है अनुच्छेद 21 के क से, और अनुच्छेद 21 के क की बात आई है ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारे यहाँ बी राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि शिक्षा का जो मूल अधिकार या शिक्षा का मूलाधिकार जो संबंधित है वो अनुच्छेद 21 के क से संबंधित है। इसलिए हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पिछड़े वर्ग के विनिश्चय में, ये तो आपका देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। पिछड़े वर्ग के विनिश्चय में आपको बताया गया था कि ऑप्शन नंबर कौन रहेगा? डी रहेगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो पिछड़े वर्ग के विनिश्चय में क्या था? जाति सुसंगत है और इसे प्रमुख आधार बनाया जा सकता है। ये तो हमारा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ये अभी अभी हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन रिपीट हो गया बाई मिस्टेक। ठीक। आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्याभूत मूल अधिकारों का अंग है। तो आपको याद रखना है कि प्रत्याभूत मूल अधिकार का जो अंग माना गया है वो माना गया है प्रदर्शन का अधिकार। और प्रदर्शन का अधिकार दिखे है ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारे यहाँ बी राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि प्रत्याभूत मूल अधिकार का जो अंग है वो प्रदर्शन का अधिकार माना जाता है। ठीक। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संगम बनाने का अधिकार सम्मिलित है। संगम मतलब संघ, कोई समुदाय या कोई संघ बनाने का जो अधिकार है वो सम्मिलित है। तो कहां सम्मिलित है? तो याद रखिएगा संघ बनाने का जो अधिकार है ये किसी संघ का सदस्य होने से मना करने का अधिकार से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ ए राइट हो जाएगा। बट अगर बी देखें तो किसी संघ की मान्यता प्राप्त करने का अधिकार भी तो संगम बनाने का अधिकार में आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो सी होगा ना ये राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद है संगम बनाने का जो अधिकार है इसमें सम्मिलित है। किसी संघ का सदस्य होने से मना भी इंसान कर सकता है कि मुझे उस ग्रुप का पार्ट नहीं बनना है, या कोई अपने संघ का अगर निर्माण करना चाहे, अगर वो लॉजिकली सही है, कानूनी रूप से सही है ना, देश के खिलाफ नहीं है, तो उस संघ बनाने की मान्यता प्राप्त करने का अधिकार भी उस इंसान को दिया जा सकता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो सी रहेगा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। फिर आ जाएंगे, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 19 द्वारा प्रत्याभूत स्वतंत्रताओं के प्रवर्गों की संख्या है। तो आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रत्याभूत स्वतंत्रताओं के प्रवर्गों की जो संख्या है वो टोटल 6 है। और 6 की बात देखिए है ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 19 द्वारा प्रत्याभूत स्वतंत्रताओं में प्रवर्ग की संख्या जो है टोटल 6 है। ठीक। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेस की स्वतंत्रता निम्नलिखित हित में निर्बाधित नहीं की जा सकती। तो यह किसके हित में निर्बाधित नहीं की जा सकती? तो याद रखिएगा जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो जनहित में निर्बाधित नहीं की जा सकती। और जनहित की बात देखिए ऑप्शन नंबर सी में है। तो हमारे यहाँ सी राइट आंसर रहेगा। आपको याद रखना है कि प्रेस की स्वतंत्रता जनहित में निर्बाधित नहीं की जा सकती। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ सी राइट आंसर रहेगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 19 के 2 के अंतर्गत युक्त निर्बंधन अधिरोपित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आधार नहीं है?
तो आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 19 के 2 के अंतर्गत युक्त निर्बंधन आरोपित करने के लिए जो आधार नहीं है वो है लोकहित, और लोकहित देखिए है ऑप्शन नंबर हमारा सी में, तो हमारा यहाँ सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 19 के 2 के अंतर्गत युक्त निर्बंधन आरोपित करने के लिए जो आधार नहीं है वो है लोकहित। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रत्याभूत स्वतंत्रताओं के प्रवर्गों की संख्या है। ये भी हमारा क्वेश्चन देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, ये भी बाय मिस्टेक पता नहीं कैसे आ गया है। तो चलिए ये भी हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 ही आ जाएगा, 6 है। तो अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रत्याभूत स्वतंत्रताओं के प्रवर्गों की जो संख्या है वो टोटल 6 है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है। मतलब भारतीय जो संविधान है उसका कौन सा अनुच्छेद जो है जो प्रेस की स्वतंत्रता बनी रहेगी इस बात का विश्वास दिलाता है। यह बात कहाँ पे की गई, तो याद रखिएगा यह जो है अनुच्छेद 19 में बताई गई है। अनुच्छेद 19 के बाद देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारे यहाँ बी राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है वह है अनुच्छेद 19, ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। फिर आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए निम्न में कौन सा मूल अधिकार केवल नागरिकों को उपलब्ध है। तो निम्न जो नीचे बताया गया है इन मूल अधिकारों में कौन सा केवल नागरिकों को उपलब्ध है। तो याद रखिएगा वह मूल अधिकार जो केवल नागरिकों को उपलब्ध, ऐसे देखिए इसका मतलब ये नहीं कह रहा है कि केवल नागरिकों मतलब नागरिकों को केवल यही मिला है, नहीं, वह मूल अधिकार जो केवल नागरिकों के लिए स्पेशली जो है उपलब्ध है वो कौन सा है, तो वह है वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र। यह जो है ना केवल और केवल नागरिकों को ही दिया गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो मे भी हमारा हाँ अभी क्या है, अभी एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आइए देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्येक नागरिक आदर और गरिमा के साथ राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकता है। यह निर्णय उच्चतम न्यायालय ने दिया, तो किस केस में दिया था। फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए कि प्रत्येक नागरिक आदर और गरिमा के साथ राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकता है, यह निर्णय उच्चतम न्यायालय ने जो दिया था वो किस केस के दौरान दिया था। तो यह निर्णय दिया था भारत संघ बनाम नवीन जिंदल केस में। ठीक, तो भारत संघ बनाम नवीन जिंदल की बात आई ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधोवर्णित अधिकारों में से कौन सा भारत के एक नागरिक को संविधान के अनुच्छेद 19 के अधीन मूल अधिकार के रूप में प्रत्याभूत है। तो आपको याद रखना है कि अधोवर्णित अधिकारों जो है में से वह कह सकते हैं अधिकार जो भारत के एक नागरिक को संविधान के अनुच्छेद 19 के अधीन मूल अधिकारों के रूप में प्रत्याभूत या प्राप्त हुआ है, वह है शांतिपूर्वक और निरायुद्ध सम्मेलन का अधिकार। यह जो दिया गया है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। आपको याद रखना है कि अधोवर्णित अधिकारों में जो शांतिपूर्वक और निरायुद्ध सम्मेलन का जो अधिकार है ये भारत के नागरिकों को संविधान के अनुच्छेद 19 के अधीन मूल अधिकार के रूप में प्रत्याभूत है या दिया गया है। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विज्ञापन एक वाणिज्यिक वाक है, यह निर्णित हुआ था, तो किस केस के दौरान निर्णित हुआ था। फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए, जो विज्ञापन जो प्रचार चलता है ना कि जो भी एडवर्टाइजमेंट जो कंपनियां करती हैं यह एक वाणिज्यिक वाक है। यह एक क्या है, वाणिज्यिक मतलब ये क्या है, व्यवसाय से रिलेटेड क्या है ये बातें हैं। यह जो निर्णित हुआ था ये कहाँ पे हुआ था या किस केस के दौरान ये हुआ था, तो यह निर्णित हुआ था टाटा प्रेस लिमिटेड बनाम महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के द्वारा के केस में। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ जो डी रहेगा ये राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि विज्ञापन एक वाणिज्यिक वाक है, यह जो निर्णित हुआ था यह किस केस में हुआ था, टाटा प्रेस लिमिटेड बनाम महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो डी रहेगा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान ने एक अभिव्यक्ति को निम्नलिखित संरक्षण प्रदान किए हैं। तो जो भारत को जो संविधान है किसी भी अभियुक्त को कौन से संरक्षण प्रदान किए हैं। देखिए ऑप्शन में क्या है, कार्य के पश्चात की विधि, ऑप्शन बी में है गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण, और ऑप्शन डी में है दोहरा संकट। अब देखिए जो तीन ऑप्शन है ना ये तीनों ही सही हैं, लेकिन क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि संविधान में ये जो संरक्षण है किस क्रम में आते हैं, मतलब पहले नंबर पे कौन आता है, सेकंड नंबर पे कौन आता है और थर्ड नंबर पे कौन आता है। तो याद रखिएगा हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1, 3, 2। ठीक, 1, 3, 2, 1 को 1 ही रखेंगे। ठीक, और यहाँ पे जो हमारा आएगा
आएगा, उसके नंबर दूसरे नंबर पे कौन आएगा, दूसरे नंबर पे हमारा 3 आएगा, और ये जो 2 है ये 3 पे आ जाएगा। ठीक, तो हमारा ये ऑप्शन ये बन जाएगा 1 3 2। पहले किसको रखा गया है, कार्य के पश्चात की विधि को रखा गया है। दूसरे नंबर पे किसको रखा गया है, दोहरा संकट को रखा गया है। और तीसरे नंबर पे किसको रखा गया है, गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण को रखा गया है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो ए होगा, ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे, देखिए हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है मे बी। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक भारतीय नागरिक को मूल अधिकार के रूप में प्राप्त नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ए में है स्वतंत्रता अधिकार, ऑप्शन बी में है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी में है समानता का अधिकार, ऑप्शन डी में है जीवन का अधिकार। तो याद रखिएगा, इन चारों की बात करें जो भारतीय नागरिक को मूल अधिकार के रूप में प्राप्त नहीं है, वो है संपत्ति का अधिकार। और संपत्ति का अधिकार दिखे है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, पहले ये भी अधिकार जो नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को दिया गया था, लेकिन बाद में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से इस संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की लिस्ट से हटा दिया गया है। ठीक, तो हो सकता है ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए कि कौन से अधिकार को भारतीय संविधान में अब स्थान नहीं दिया गया है या फिर हटा दिया गया है। तो जो संपत्ति का अधिकार है ना, इसको निकाल दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। तो मे भी आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्या करते हैं, आज के लिए रखते हैं। और हाँ, अगर सारी चीज़ आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। And thank you very much for watching this video. Thank you.